जी इन्वेंट्री वो लेवल्स का इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात कह रहे हैं। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is less. Inventory is valued at cost और NRV whichever is less. तो उसका बेटा हमारा रूल होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा रहा हूँ कि इन्वेंट्री को हम कैसे वैल्यू करते हैं। बता रहा हूँ। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट। चलो उस्मान बस कर दो यार, बातें कर रहे हो। कॉस्ट और NRV whichever is less. अब देखते हैं कि NRV हमारी क्या होती है, वो देख लें। NRV किसे कहते हैं? NRV बेटा आपकी होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वो क्या होती है वो भी लिखवाता हूँ। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और वो क्या होती है हमारी? वो हमारी होती है मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो NRV इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस का सवाल जो है, ये ओ लेवल्स में नहीं आता था, ये आता है सिर्फ और सिर्फ IGCSE में बहुत ज्यादा मरतबा आता है। अक्सर IGCSE की वजह से ये सवाल कंपनी अकाउंट्स में भी आ गया था। अभी मेजर निकिस टॉपिक्स का सवाल हम करने जा रहे हैं इसमें। NRV क्या होती है? मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास इन्वेंट्री जो पड़ी हुई, मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसकी जो कॉस्ट है जी, मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसकी कॉस्ट कितनी है जी बेटा? 500। ठीक है, मार्केट में वो इन्वेंट्री सेल होती है, यानी उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है? 600। प्रोवाइडेड दैट कि मैं उस पर रिपेयर करवाऊं कितने की, तो मेरी वो 600 की बिक जाती है। अगर मैं उस पर 200 की रिपेयर करवाऊं, इसका मतलब है कि NRV आपकी कितनी होगी, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी? इसका मतलब है कि आपको इन्वेंट्री सेल करने पर कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं। आपको इन्वेंट्री सेल करने पर मार्केट से कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो हमें कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं सिकंदर? 600 हमें रिसीव हो रहे हैं, लेकिन अगर हम उस पर 200 रुपया खर्चा करते हैं तो 600 रिसीव होते हैं। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो असल वैल्यू मुझे मिल रही है वो कितनी है? वो 400। NRV मेरी 400 बनेगी, और हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस। दोनों में से जो कम होगा उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंट्री मैंने रिकॉर्ड की हुई है कॉस्ट के ऊपर इस वक्त 500, जबकि उसकी जो NRV है वो कम है। वो कितनी है? वो 400 है। तो मुझे 500 और 400 में से जो कम अमाउंट है उस पर रिकॉर्ड करनी है। जो कम वाली अमाउंट है उसको मुझे रिकॉर्ड करनी है। कम वाली अमाउंट मेरी कितनी बनेगी? 600 माइनस 200 वो आता है आपका 400। तो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे जी। इसमें से कॉस्ट ऊपर दी हुई इन्वेंट्री मैंने कहा था 500 उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 600 है, जबकि मार्केट वैल्यू 600 आपको तब रिसीव होगी जब आप उस पर 200 की रिपेयर करवाते हैं। तो NRV कितनी होगी आपकी? 600 माइनस 200, 400 आपकी NRV होगी। इतने पैसे आपको मिलते हैं अगर आप मार्केट में चीज जो है वो बेचते हैं। यानी बेसिकली तो हम 400 रिसीव हो रही है ना आपको, लेकिन 200 रुपया तो खर्चा करने के बाद पैसे मिल रहे हैं आपको। तो 200 आप शामिल नहीं करेंगे उसमें। अब मुझे बताएं इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है या NRV ज्यादा अमाउंट की है? हाँ, तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम NRV पे रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको अपनी इन्वेंट्री बुक्स में कितनी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? 500 माइनस 100, 400 रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और 400 बनाने के लिए बेटा हम एंट्री क्या पास करते हैं? आपको 500 में से 400 बनाने के लिए 500 में से 100 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तो आपकी इन्वेंट्री 400 हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को एक दफा फिर। देखिए, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस। कॉस्ट का मतलब है एट व्हाट प्राइस द इन्वेंट्री हैज बीन परचेज्ड बाय अस। जितने की इन्वेंट्री खरीदी है उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। तो इन्वेंट्री जितने की मैंने खरीदी है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है? वो 500 है जी। उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 है, जबकि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट में बिकती कितने की है? 600 की। अगर मैं उस पर 200 की रिपेयर करवा के बेचता हूँ, डैमेज है ना इन्वेंट्री, असल में इन्वेंट्री डैमेज हो गई जिसकी वजह से आपको उस पर मुरम्मत करवा के बेचना पड़ता है। तो 200 की रिपेयर करवाने के बाद आपकी 600 की बिकती है, यानी 200 खर्चा भी आपका हो रहा है और आपको 600 मिल रहे हैं। तो एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव हो रही है आपको? 400। तो 400 आपको रिसीव होती है, जबकि आपने बुक्स में अपनी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी लिखी हुई है? 500। तो हम रिकॉर्ड करते हैं दोनों में से उस इन्वेंट्री की वैल्यू को जो दोनों में से क्या होती है? कम होती है। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस। दोनों में से जो कम होगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो दोनों में से जो कम वैल्यू है वो 400 है, आपने रिकॉर्ड की हुई 500,
उसको 400 बनाने के लिए आपको 100 उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 100 ताकि वो आपकी दोबारा जो है वो करेक्ट हो जाए। ठीक है जी, आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं जी। अब सवाल पढ़ते हैं हम। सवाल में क्या दिया हुआ है, 6% डिबेंचर है, नॉन करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होती है, डिविडेंड पेड दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है, इन्वेंट्री दी हुई आपको 30 सितंबर 2020 की, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपको। उसके बाद इशू शेयर कैपिटल है, नॉन करंट एसेट्स हैं, अदर पेबल्स हैं, अदर रिसीवेबल्स दिए हुए हैं आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल है। A draft income statement for the year ended was prepared showing a profit of 84900। तो प्रॉफिट ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 84900। इसका मतलब है कि ये जो सवाल है ये हमारा करेक्शन ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है, कंपनी का सवाल है, लेकिन उसमें मांग रहा है वो करेक्शन ऑफ प्रॉफिट। और करेक्शन ऑफ प्रॉफिट हमने पढ़ा है क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने पढ़ा है, उसको भी इसमें साथ वो पार्टिसिपेट करके मर्ज करके उसने सवाल डेवलप किया है। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉफिट लिखूंगा कि मेरे पास जो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, विच इज बेसिकली विच प्रॉफिट, अनकरेक्ट प्रॉफिट, नहीं आइसक्रीम नहीं खाता मैं, अनकरेक्ट प्रॉफिट कितने का है जी, अच्छा अनकरेक्ट प्रॉफिट कितना है जी, अनकरेक्ट प्रॉफिट कितना है 84900 हमारा है अनकरेक्ट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर कहां दिया हुआ है, इधर आप देखो, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट वाज प्रिपेयर्ड शोइंग ए प्रॉफिट ऑफ 84900। 84900 का प्रॉफिट दिया हुआ जो कि ठीक नहीं है, उसमें गलती मौजूद है, उसमें एरर मौजूद है, ठीक है, उसके अंदर एरर है, उसको हम देखते हैं हम कैसे ठीक करेंगे। 26300 पॉइंट नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। इन्वेंट्री ऑफ 26300 इंक्लूडेड आइटम्स, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा इस बात को, वो इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट 26300 है उसमें कुछ आइटम शामिल है, ये वो कह रहे हैं। इन्वेंट्री की कॉस्ट में जो 26300 की उसमें कुछ आइटम शामिल है जिनकी वैल्यू 5200 है कॉस्ट, that needed repair and after repairs costing 600 the item could be sold for 5000। तो इसका मतलब क्या हुआ जरा गौर कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है बेटा वो हमें कितनी दी हुई है, हमने रिकॉर्ड कितनी की हुई है 5200, कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड की हुई है हमने 5200, जबकि उसकी एनआरवी जो है वो कितनी बनेगी जो कि आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एनआरवी आपकी बनती है बिकता कितने का 5000 का, अगर उस पर आप कितने की मरम्मत करवाएं 600 की, तो एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव हो रही है आपको 4400। आपने अब्दुल्ला इन्वेंट्री कितनी कॉस्ट की लिखी हुई इसके अंदर 5200 की, जबकि आपको लिखनी कितनी चाहिए थी 40, कितने से ज्यादा लिखी हुई इन्वेंट्री आपने 800 से इन्वेंट्री आपने ज्यादा लिखी हुई है, तो आपको इन्वेंट्री में से 800 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। माइनस किस में से करेंगे, इन्वेंट्री की असल वैल्यू में से जो क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है वो 26300, तो 26300 में से हम माइनस कर देंगे 800, तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। जी जरा मैं दोबारा बताता हूं, देखिए इन्वेंट्री की कॉस्ट दी हुई है 5200, हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है ये 5200 26300 में ऐड है 5200, लेकिन ये 5200 की इन्वेंट्री डैमेज्ड है और इसको रिपेयर की जरूरत है और मुरम्मत करवा के वो 5000 की सेल होती है और मुरम्मत कितने की होती है 600 की। इसका मतलब है 5000 पैसे मिलते हैं 600 खर्च करने के बाद, तो असल अमाउंट कितनी रिकवर हुई आपको 4400 की, जबकि उसकी कॉस्ट आपने बुक्स में रिकॉर्ड कितनी की हुई है 5200, तो आपको कितनी लिखनी चाहिए थी 4400, जबकि आपने बुक्स में रिकॉर्ड की हुई 5200। क्यों सर, बिकॉज इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, दोनों में से जो कम है उस पर रिकॉर्ड करनी है। आपने रिकॉर्ड की हुई है 5200 पे, आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी 4400 पे, तो आपको ने 800 से ज्यादा रिकॉर्ड की हुई इन्वेंट्री आपको 826,300 में से माइनस करना पड़ेगा। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया पूरा एक चैप्टर है जो मैंने समझाया आपको, और ये पॉइंट किसी भी सवाल के साथ अलग से भी आ सकता है, 10 नंबर का 5 नंबर का एग्जाम में आता भी है, आईसीएसई के 5 पेपर में है, करेंगे भी हम जब हम 5 पेपर विजिट करेंगे अप्रैल में। आगे चलते हैं नेक्स्ट हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इंश्योरेंस ऑफ 400 दैट वाज प्रीपेड एट 30 सितंबर 2020। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ इंश्योरेंस ऐसी शामिल है जो प्रीपेड है, आपको पता है प्रीपेड इंश्योरेंस को हम एक्सपेंसेस में से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। आपने प्रीपेड इंश्योरेंस को अभी तक इस 400 की इंश्योरेंस को एक्सपेंसेस में से माइनस नहीं किया था। जब आप किसी चीज को एक्सपेंसेस में से माइनस नहीं करेंगे तो एक्सपेंस 400 से क्या हो जाएंगे ज्यादा और प्रॉफिट 400 से क्या हो जाएगा कम, तो ये 400 आपको प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ऐड करता हूं मैं, दोबारा भी बताता हूं मैं अभी आगे। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन एडजस्टेड सो दैट इट इक्वल्स 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, तो प्रोविजन डाउटफुल डेट्स को आपने 5% बनाना है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। आगे चलते हैं,
The director decided to transfer 5,000 to general reserve. There was no change to the issued share capital during the year. Calculate the correct value of inventory at 30 September 2020. तो बेटा सबसे पहले तो correct value of inventory जो है वो फाइंड करते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो क्या करूंगा मैं जी, 26,300, उसका तरीका देखें क्या होगा, उसमें से माइनस कर दूंगा 5200 जो गलत वैल्यू है, और उसमें ऐड कर दूंगा सही वाली वैल्यू जो कितनी है 4400। ये 800 माइनस करते बात एक ही है, बट दिस इज द प्रॉपर वे, दिस इज द एप्रोप्रिएट वे टू करेक्ट द इन्वेंटरी, कि आप जो कॉस्ट गलत लिखी हुई है वो माइनस कर देंगे और जो सही वाली है कम वाली वो ऐड कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 25,500 हमने करेक्ट वैल्यू इन्वेंटरी जो है वो फाइंड कर ली। दैट इज द आंसर ऑफ अवर ए पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट में कि आपने अक्टूबर नवंबर 2023 का सवाल है, यानी कि पिछले दफा जो सवाल आया था 2023 है ना, 20 का। कैलकुलेट रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर एडजस्टिंग एरर 1 to 3। कहते हैं जी रिवाइज प्रॉफिट फाइंड करें जिसमें एरर 1 to 3 को एडजस्ट करके आपने अमाउंट फाइंड करनी है। तो करते हैं जी फाइंड। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले लेस इन्वेंट्री ओवर वैल्यू, ज्यादा लिख दिया आपने इन्वेंट्री, उसको हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। कितना माइनस कर देंगे इसमें से हम 800, यहाँ से 800 ही माइनस करना आपने। इन्वेंट्री करेक्ट करते वक्त आपने 5200 जो है वो ऐड करना है, माइनस करना है, और 4400 ऐड करना है। उसके बाद इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि प्रीपेड एक्सपेंस क्यों हम ऐड कर रहे हैं। देखिए बेटा सवाल वापस चलते हैं, कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस ऑफ 400। वापस चलते हैं, जो प्रीपेड है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में कितने के दिए हुए हैं, किधर गए हैं, अच्छा क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, इस सवाल में शायद नहीं मौजूद है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फर्ज कर लें 10,000 के हैं सपोज कर लें, तो आपको कितने लिखने चाहिए थे, 9,600। आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 400 ज्यादा लिखा हुआ है। जब एक्सपेंसेस को आपने 400 से ज्यादा लिखा हुआ है तो आपका प्रॉफिट 400 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। उसको करेक्ट करने के लिए आपको प्रॉफिट में 400 ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई सबको, ठीक है ओके। तो प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे 400 ऐड प्रीपेड एक्सपेंसेस 400, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस में माइनस नहीं किए जिसकी वजह से एक्सपेंसेस ज्यादा शो हो रहे हैं। एक्सपेंसेस ज्यादा शो हो रहे हैं तो प्रॉफिट अंडरकास्ट हो गया, कम हो गया। तो उसे ठीक करने के लिए आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस 400 ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है प्रोविजन आपने एडजस्ट करनी है इक्वल टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो इसको हम देखते हैं कि हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, लेकिन चलिए दोबारा समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात अभी हम करते हैं, कितने परसेंट है, 5%। तो ज़रा देखिए ट्रेड रिसीवेबल कितने के दिए हैं बेटा, 14,500 के आपको दिए हुए ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है जी। 14,500 के ट्रेड रिसीवेबल है, मुझे इस पर कितनी प्रोविजन क्रिएट करनी है, 5%। निकालें जी कितनी आती है 5%, 5% प्रोविजन में क्रिएट करूंगा, देखिए कितनी आती है, वो आएगी 725। आपके पास पहले से प्रोविजन कितनी पड़ी हुई है, 625 की। सर कहां पड़ी हुई है बेटा, पहले से प्रोविजन पड़ी हुई है आपके पास कितने की, 625 की। अब बताएं इसके अंदर हमें प्रोविजन इंक्रीज करनी पड़ेगी या डिक्रीज करनी पड़ेगी, हमें प्रोविजन इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 625 की प्रोविजन पड़ी हुई है, जबकि हमें प्रोविजन चाहिए कितने की, 725 की। यू हैव टू इंक्रीज द प्रोविजन बाय 100 से फिर आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, 100 से आपको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उस एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए आपने प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट की हुई है 625 से, वो पहले से पड़ी हुई है। आपने 725 से प्रोविजन बनानी थी, तो आपको 100 से प्रोविजन और इंक्रीज करनी पड़ेगी। हाँ जी अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से आपने माइनस करनी है, इसमें से लेस कर देंगे बेटा इंक्रीज इन प्रोविजन, लेस कर देंगे इंक्रीज इन प्रोविजन, और वो कितनी हमारी 100 से। आप प्रॉफिट करेक्ट कर लें, आप अपना करें सॉल्व इसको, कितना आंसर आपका आता है, यानी 84,900 आंसर आता है। ये आपका आंसर आ जाएगा जी 84,400। ये आपका करेक्टेड प्रॉफिट जो है वो जी। तो नेक्स्ट देखते हैं इजी, अच्छा आगे देखते हैं नेक्स्ट हम करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी हमने फाइंड कर ली, रिवाइज प्रॉफिट फाइंड कर लिया, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, तो उसके लिए मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। बनाते हैं जी, कोई मुश्किल नहीं, बनाना आसान है, जस्ट आपने चीजों को सॉल्व भी करना है। सबसे पहले इसमें आप पे क्या आ जाते हैं जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा जी, जनरल रिजर्व। देख लेता हूँ टोटल कॉलम उसने बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ, आई हैव डाउट ये टोटल कॉलम उसने क्वेश्चन में है या नहीं बनाया हुआ है, हमें भी बनाना पड़ेगा टोटल कॉलम भी। उसके लिए हम रिटेन अर्निंग्स के पोर्शन को थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं ताकि वो टोटल कॉलम भी हमारा बन जाए। ये रिटेन अर्निंग्स, नेक्स्ट कॉलम हम बना लेते हैं इसका टोटल, तो कॉलम इसके बना लेते हैं। जी सबसे पहले लिखेंगे जी हम बैलेंस, यानी कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का जो बैलेंस सबसे पहले दिया होगा क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने वही लिखना होता है। बैलेंस में आपके पास क्या चीज मौजूद है, तो सबसे पहले बेटा हम बैलेंस ही रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस में हम लिखते हैं जी, बैलेंस आपका सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल देखते हैं कितना दिया हुआ है जी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इशूड शेयर कैपिटल 1 अक्टूबर को कितने के हैं, 2 लाख के आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। तो सारी बात है वो मैं लिख लूंगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। उसके बाद देखते हैं जनरल रिजर्व। अगर मैं जनरल रिजर्व को देखूं तो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 1 अक्टूबर को कितने का, 6500 का आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, उसका भी बैलेंस मैं लिख लूंगा। जनरल रिजर्व का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 6500। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स आपकी आ जाएंगी, रिटेन अर्निंग्स आपको देंगे कितने की, 73475, वो लिख लेंगे जी हम, वो यहाँ पे आपकी आ जाएंगी जी 73475, और टोटल हम इसका कर लेंगे, हम टोटल कितना आ जाता है जी, निकालें। ये कितना आता है जी, टोटल नहीं हो रहा आपसे, क्या हो गया, 279,975 में टोटल कर दिया। अब सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं बेटा, प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो सबसे पहले उसमें आता है। प्रॉफिट हम करेक्ट कर चुके हैं, जो करेक्ट वाला प्रॉफिट है वो लिखना है आपने, याद रखिएगा। रिटेन अर्निंग्स में जो करेक्ट वाला प्रॉफिट है वो लिखना है आपने, वो कितना 84,400। उसके बाद आपका आ जाएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्योंकि आप जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर भी कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ कहाँ बताया हुआ है, क्वेश्चन पे ओपन करें, नहीं एंड पे बताया हुआ है उसने, द डायरेक्टर डिसाइड टू ट्रांसफर 5,000 टू जनरल रिजर्व, ठीक है। 5,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं, तो यहाँ से 5,000 क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ से माइनस कर देंगे हम, और 5,000 जो है वो जनरल रिजर्व में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। याद रखिएगा कि टोटल के कॉलम के अंदर भी आपको 84,400 रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व टोटल कॉलम में नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस दोनों तरफ से हो जाएगा। आगे हमने करना है जी ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड। ऑर्डिनरी डिविडेंड कितना पे किया हमने, ऊपर देखिए क्वेश्चन में दिया होगा आपको, ऑर्डिनरी डिविडेंड आपने पे किया है, डिविडेंड पेड कितना है जी, 2,000। डिविडेंड पेड आपका कितना है 2,000 का, वो मैं यहाँ से रिटेन अर्निंग के कॉलम में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 2,000। ये 2,000 जो है वो आगे भी आ जाएगा, माइनस हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम के अंदर भी, क्योंकि टोटल कॉलम उसने हमें बनाने को कहा है। बस इसका हम टोटल कर लेंगे, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का आंसर जो है वो आ जाएगा। याद रखिएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का जो आंसर आप लिखते हैं वही चीज सेम टू सेम आप बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करते हैं। इसमें आप लिखते हैं उसको कॉलम वाइज, बैलेंस शीट में आप उसको लिखते हैं किस तरह, रो वाइज आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ये आ जाएगा 11,500। अब रिटेन अर्निंग्स का बताया मुझे कितना आता है, वो हो गया जी 150875, और सबका टोटल कर लें
यानी 150875 प्लस 11,500 प्लस 2 लाख 362375, और ये 362375 टोटल के कॉलम के भी इक्वल होना चाहिए। तो वो कॉलम वाइज टोटल करके देख लें कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि उसके भी बराबर होना चाहिए ना। यानी कि 279975 प्लस 84,400 प्लस माइनस 2000, ये भी आपका 362375 ही आना चाहिए, तभी आपका सवाल ठीक है ना। यानी कि रो वाइज और कॉलम वाइज टोटल आपके बराबर आने चाहिए। ठीक है जी, तुम्हारा ये आंसर आ गया, समझ आ गई है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, इससे आगे हमने क्या पूछता है, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बना ली है। नेक्स्ट में क्या कहता है वो, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि उसने बैलेंस शीट भी हमसे डिमांड कर ली है, तो आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी इस सवाल के अंदर। तो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, और उसी के लिए हम सवाल सॉल्व कर रहे थे कि बेसिकली इसमें बैलेंस शीट बनाना जो है वो एक टेक्निकल काम है। तो मैं बनाने जा रहा हूँ, एक पेंट शॉप और ओपन कर लेते हैं हम, इसकी बैलेंस शीट हम डेवलप करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले उसमें हमारे क्या आ जाती है बेटा, नॉन करंट एसेट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले इसमें हम लिख देंगे जी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आपका आ जाएगा जी डॉलर के साइन आ जाएंगे आपके। सबसे पहले देखते हैं नॉन करंट एसेट हमारे कौन से क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अगर आप देखें तो नॉन करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं, कॉस्ट कितनी है 462000 और डेप्रिसिएशन भी दी हुई है 1,06,000 की। तो 3 कॉलम बना लेते हैं अब हम, क्योंकि तीनों कॉलम हमारे हमें इसकी जरूरत पड़ जाएगी बैलेंस शीट में। तो नॉन करंट एसेट्स हमें दिए हुए हैं 462000, यहाँ लिखूंगा 462000, और यहाँ पर उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी 1,06,000, जो मैंने माइनस करनी है। बताएं माइनस कर कितना आता है, माइनस करें बताएं कितना आता है। 462000 माइनस 1,06,000, 356,000 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आप पे क्या आ जाती है जी करंट एसेट्स। करंट एसेट में याद रखिएगा कि आपने करंट एसेट्स में जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है वो इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, रॉन्ग वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी, क्योंकि इन्वेंट्री आपने करेक्ट कर ली है अब। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो करेक्ट वैल्यू आप रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे जो दी हुई थी वो कौन सी थी, अच्छा वो वही वाली दी हुई। तो 25,500 आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मैं इनर कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा ताकि बाद में आउटर कॉलम में लेके उसको जा सकूं। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा जी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। याद रखिएगा ट्रेड रिसीवेबल में से टोटल प्रोविजन माइनस करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं, 14,500 के ट्रेड रिसीवेबल है बेटा। इसमें से टोटल प्रोविजन माइनस करेंगे, वो कितनी है 725 की। 625 से प्रोविजन बढ़ा दी हमने, 100 से इंक्रीज की थी तो 725 हो गई है, वो माइनस कर देंगे तो कितनी आपके पास ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे 13,775 आपके आ जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों ने अक्सर मिस की है, वो है प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा ये प्रीपेड एक्सपेंस माइनस लिखने पड़ेंगे आपको करंट एसेट। ये वो प्रीपेड एक्सपेंस है जो आपने एक्सपेंस में से माइनस नहीं किए थे और हमने प्रॉफिट को करेक्ट किया था उसकी वजह से, वो प्रीपेड एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और वो कितने हैं 400 के प्रीपेड एक्सपेंस हैं जो आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, वरना आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो 400 हमारा ये आ गया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन में दिए हुए तो चेक कर लेते हैं। कैश नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर अदर रिसीवेबल्स दिए हुए, वो कितने हैं 1600 के। ठीक है, तो अदर रिसीवेबल्स हम इसी के अंदर ऐड कर देते हैं बेटा। ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, ये इसी के अंदर ऐड होकर लिखते हैं हम। तो प्रीपेड एक्सपेंस हम नहीं लिखेंगे, हम अदर रिसीवेबल के अंदर ही 1600 में 400 ऐड कर देंगे। दैट इज द मोर एप्रोप्रिएट वे एक्चुअली, वो ज्यादा बेहतर है कि हम इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करें। तो 1600 प्लस 400 हम कर देंगे, तो आपके पास 2000 जो है वो अदर रिसीवेबल का जो आंसर आ जाएगा। और कोई चीज नहीं है, इसको ऐड करें। करंट एसेट्स कितने आते हैं टोटल आपके, ताकि मैं आगे लिख के टोटल एसेट्स फाइंड कर सकूं। 1275 टोटल करने हैं अब। 3,56,000 प्लस 41,275 397,275 जी। उसके बाद आपके आ जाएंगे जी कैपिटल एंड लायबिलिटीज।
तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज में बेसिकली सबसे पहले हमारी क्या आएगी बेटा, इक्विटी, क्योंकि कैपिटल एंड लायबिलिटीज को हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज कहते हैं कंपनीज के अंदर, आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर, इक्विटी, और इक्विटी बनाना बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई हुई है, उसी को जो कॉलम में लिखा हुआ है आपने उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे रो के अंदर, तो आपका जो है वो इक्विटी का आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका कितने का आता है, 2 लाख का, 2 लाख का। उसके बाद आपका क्या आता है जी, जनरल रिजर्व, वो देखते हैं कितने का दिया हुआ है, हमें पीछे जाना पड़ेगा, वहां से मैं देख लेता हूँ। 2 लाख का वो 11,500 के जनरल रिजर्व है आपके, वो मैं लिख लूंगा, 11,500 के जनरल रिजर्व आ जाएंगे। उसके बाद क्या आपकी आ जाएंगी रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है वो भी हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, लिख चुके हैं, वो कितनी है 150,875, वो रिकॉर्ड कर लूंगा मैं। टोटल भी हम फाइंड कर चुके हैं 150,875, टोटल भी इसका फाइंड कर चुके हैं, टोटल कितना आता है बताएं, टोटल आपका आ जाएगा जी 362,375 आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या लिखनी है, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफिनेटली आपके डिवेंचर्स हैं, वो लिखे जाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी में डिवेंचर हम रिकॉर्ड करेंगे। डिवेंचर जो है वो हम देखते हैं कि हमें कितने के दिए हुए सवाल में, ऊपर देखें 6% डिवेंचर दिए हुए 18,000 के, अच्छा ये 6% उस पर इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑलरेडी प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस कर चुके हैं, उससे आपको परेशान करने होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि डिवेंचर का इंटरेस्ट जो है वो माइनस कर चुके हैं और सारा हमने पे कर दिया, ये आपको दिए हुए कितने के 18,000। उसके बाद आपकी आती है जी, हमने माइनस नहीं किया, प्रॉफिट निकालने, प्रॉफिट दिया हमें, उसका मतलब है कि प्रॉफिट में से ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, अगर नहीं बताया हुआ तो यही मतलब है ना, उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। मैंने इसलिए बताया कि ऐसे ही आप कहें कि इंटरेस्ट कहाँ चला गया, इंटरेस्ट माइनस करके ही प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, अनलेस कि उसने बताया ना हो कि इंटरेस्ट माइनस अभी तक नहीं किया, तो फिर आपको माइनस करना पड़ना था। ट्रेड पेबल्स कितने दिए हुए 8250 के, वो मैं लिखूंगा, यहाँ पर आपके आ जाएंगे 8250। उसके अलावा और देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, अदर पेबल दिए हुए 2200 के, अदर पेबल भी क्वेश्चन में मौजूद है, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी है 6450, अदर पेबल भी है आपके 2200 के और बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। सबसे पहले अदर पेबल लिख लेते हैं, अदर पेबल आपको दिए हुए 2200 और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपको दिया हुआ है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा, वो कितने का है जी 6450, इसका टोटल कर लें, आता है जी 16,900, 900 बराबर नहीं आ रहा, फिर 16,900 नहीं आ सकता बेटा, गलत कह रहे हो क्या, टोटल क्यों नहीं आ रहा बराबर, टोटल करें बराबर नहीं आ रहा ना मेरे ख्याल में, हाँ ऐड करके मुझे लग रहा है कि नहीं बराबर आ रहा है, करके देखिए शायद आ जाए, सही आ रहा है जी, सही आ रहा है, मैंने देख लिया था, तो ये हमने जो है वो सॉल्व कर लिया, हमने बैलेंस शीट भी इसकी बना ली है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था लेकिन क्या टोटल इस तीनों का, ठीक है, तीनों का टोटल किया हमने तो आया, ये कैपिटल एंड लायबिलिटी से टोटल है ना सर, मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ, दोनों डेबिट साइड क्रेडिट साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये हमारा कंपनी का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, और इसके सवाल आप हमने किए हैं सारे, घर में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मजीद करनी है तो मजीद करें, और आसान आपने तो आदत ही बना ली है बेटा ऑनलाइन की, अच्छी बात नहीं है ये। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।